जय हिंद सभी को। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब पौधे में परिवहन। जरा देखिएगा, परिवहन, परिवहन का मतलब साफ साफ होता है कि जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन, ये सबका आपका परिवहन हो, मतलब जो है एक जगह से दूसरे जगह जाए, वही क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन में सिर्फ वही चीज नहीं आता है जो वो लेता है, परिवहन में जो वेस्ट चीज ये छोड़ता है वो भी क्या जाता है? एक तरीका का परिवहन में ही जाता है। तो परिवहन में हम कह सकते हैं कि जो पौधा जो है क्या क्या लेता है? जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन का ये सब वो यूज करता है। तो ये परिवहन के साथ साथ हानिकारक पदार्थों का निष्कासन भी जो करता है वो भी क्या आता है? परिवहन का ही चीज है। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में जीव में जो परिवहन होता है वो किस विधि से होता है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आराम से देखिएगा कि एक कोशिकीय जीव में जो है जो परिवहन होता है वो कैसे होता है? विसरण विधि से होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। पौधे में संवहन उत्तक पाए जाते हैं कि नहीं? परिवहन के लिए पौधे में क्या पाए जाते हैं? संवहन उत्तक, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू में भी दो मेन टिश्यू होते हैं, एक होते हैं जाइलम और एक क्या होते हैं? फ्लोएम। जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल, मतलब जल का जो परिवहन करते हैं उसको जाइलम कहते हैं और भोजन का जो परिवहन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का दिक्कत है? परिवहन मीन्स जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन, ये सबका परिवहन करे। एक कोशिकीय जीव में कैसा होता है? विसरण के माध्यम से होता है। पौधे में वैस्कुलर टिश्यू के माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से हम लोग का क्या होता है? परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पौधे में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन, कि आखिर पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो देखिएगा प्लांट में जो है ना, प्लांट में एक मेन रूट होता है, एक मेन रूट होता है, एक मेन रूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मुसला जड़ें। क्या कहा जाता है? मुसला जड़ें। इसमें जो है ना छोटा छोटा रूट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? छोटा छोटा रूट पाया जाता है। एक मोटा जड़ होता है और उसमें क्या कहा जाता है? छोटा छोटा रूट पाया जाता है। ये छोटा छोटा रूट को ही क्या कहा जाता है? मूल रूट। इसी को कहा जाता है रूट हेयर। क्या कहा जाता है? रूट हेयर। इसी को क्या कहा जाता है? तो आपका रूट हेयर से ही खनिज और जो जल या फिर खनिज का जो परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है? विसरण विधि से होता है। किस माध्यम से होता है? विसरण विधि से होता है। मतलब रूट जो है वो खींचता है आपका किधर से? विसरण विधि से। लेकिन जो है पूछा जाता है कि जो जड़ से जो भोजन जो ऊपर जाता है, ठीक है, या जल जो है पत्तियों तक जाता है, वो किस प्रोसेस से जाता है? तो ऑस्मोसिस, मतलब परासरण विधि से। ठीक है, ये जो छोटा छोटा रूट है, हेयर है ना, ये जो मिट्टी से जो खनिज लवण लेता है वो किस विधि से आता है? विसरण विधि से आता है। ठीक है, देखिएगा जो जल है पौधे में जो है ना, पौधे का भी पार्ट बिल्कुल हमारे स्किन के तरह ही है। ठीक है, सबसे पहले जो है जल का परिवहन हमारा हेयर रूट लेता है। ये हेयर रूट जल का परिवहन लिया। ये लेने के बाद जो है पौधे का जो बाहरी परत होता है जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस, क्या कहा जाता है? उसमें जाता है। उसके बाद मध्य भाग कोर्टेक्स में जाता है। उसके बाद मध्य भाग किस में जाता है? कोर्टेक्स में जाता है। फिर जाता है किस में? इंडोडर्मिस, मतलब आंतरिक पार्ट में जो है जाता है। और इंडोडर्मिस में ही क्या हमारा रहता है? जाइलम रहता है। ठीक है, तो जाइलम से जो है ये क्या चला जाता है? ऊपर प्लांट का परिवहन, अपना जल का परिवहन हो जाता है। मीन्स जल, जल सबसे पहले कौन लेगा? हेयर रूट ऑब्जर्व करेगा। हेयर रूट से प्लांट के बाहरी पार्ट मतलब एपिडर्मिस में छोड़ेगा। एपिडर्मिस के मध्य वाला भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स में जाएगा और कॉर्टेक्स के बाद अंदर में कौन जाएगा? इंडोडर्मिस में जाएगा। इंडोडर्मिस के बाद जो है इंडोडर्मिस में ही क्या रहता है? जाइलम रहता है। और जाइलम उत्तक के माध्यम से जल का परिवहन आसानी से हो जाता है। कोई दिक्कत है? कहा जाता है कि हेयर रूट से लेकर पत्ती तक जाने के लिए एक प्रेशर लगता होगा कि नहीं लगता होगा? ठीक है, उस प्रेशर को हम लोग कहा जाते हैं रूट प्रेशर। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर, मतलब जड़ का दाब कहते हैं। जड़ का दाब से ही जो है ना हमारा जो जाइलम होता है वो जल को ऊपर ले जाता है। याद रखिएगा जो जाइलम जो होता है ना, जाइलम पौधे में अधिक
जड़ से कहाँ ले जाता है, पत्ती के तरफ पौधे के ले जाता है कि नहीं, मतलब अधिक दाब से किधर ले जाता है, कम दाब में ले जाता है। अब जड़ है, जड़ से जब जा रहा है तो जड़ के पास अधिक दाब होगा और ऊपर में क्या होगा, कम दाब होगा। इसीलिए ना ऊपर जहाँ अधिक रहता है अधिक से आसानी से ऊपर जाता है। याद रखिएगा आप एक चीज कि जाइलम में अगर जल का परिवहन अगर कोई भी जाइलम कर रहा है उसमें ऊर्जा खत्म नहीं होगी, ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो खत्म नहीं होती है। मतलब ये पूछेगा कि जाइलम कैसे जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जाता है। क्या जाता है, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा पत्तियों में होता है कि नहीं होता है। अगर मान लीजिए ये पौधा है, पत्तियों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ क्या है, अधिक प्रेशर है कि नहीं है, यहाँ अधिक प्रेशर है, अधिक प्रेशर है, और ऊपर में क्या है, कम प्रेशर है, कम प्रेशर है। हम लोग जानते हैं अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाता है कि नहीं जाता है। ऑटोमेटिक वाष्पोत्सर्जन अगर यहाँ से हो रहा है तो ये अधिक प्रेशर ले रहा है या पानी को ऊपर ऑटोमेटिक छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, तो इसमें ऊर्जा का उन लोग का वहन नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा हम आपको बताए थे जाइलम में और फ्लोएम में, आपको बताए थे कि जाइलम में भी 4 भाग होता है और फ्लोएम में भी 4 भाग होता है। तो उतना भी नहीं पढ़िए, बस इतना जानिए कि जाइलम के वहिकाएं जिनको वेसल्स कहा जाता है और वहिनकाएं जिनको ट्रैचिड्स कहा जाता है, ठीक है। तो वेसल्स और ट्रैचिड्स जो है वो आपका वहिकाएं और वहिनकाएं, ये दोनों जो है जाइलम में जल का वहन करती हैं। कौन कौन, तो जाइलम में वहिकाएं और वहिनकाएं, ये 2 चीज हैं। यही आपका क्या करता है, पानी को इधर से उधर करता है। पूछेगा कि पौधे में वृद्धि होने के लिए कितने प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो 17 प्रकार की पोषक तत्व की जरूरत होती है। कितनी होती है, जिसमें आपका जो है ना कुछ पोषक तत्व डायरेक्ट जो है वायु से ले लिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ कुछ माध्यम से बाहर से ले लिया जाता है, बाकी आपका जड़ से लिया जाता है, ठीक है। खनिज लवण, जो हमारा खनिज लवण होता है ना, ये भी आपका जस्ट लाइक जो है पानी में ही घुला हुआ, मतलब खनिज लवण भी जो है घुले रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं। तो खनिज लवण का भी वाहक कौन है, जाइलम ही है। कौन है, जाइलम ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, खनिज लवण है, मतलब थोड़ा भोजन वोजन है कि नहीं है, ठीक है। तो भोजन के लिए एक वाहक आता है, ठीक है। वो वाहक आपका प्रोटीन होता है और एंजाइम होता है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन और एंजाइम होता है जो खनिज लवण को जो है ना जाइलम से ऊपर खींचता है, ठीक है। पूछेगा कि खनिज लवण को खींचने में क्या ऊर्जा खत्म होती है, तो ऊर्जा खत्म होती है, ठीक है। एटीपी ऊर्जा उनकी खत्म होती है। लेकिन जल को बोलेंगे, जल को जाने में एटीपी ऊर्जा लगती है कि नहीं लगती है, तो नहीं लगती है, जल में जाने पे नहीं लगती है। लेकिन बाकी कोई भी चीज को ले जाएगा उसमें ऊर्जा लगेगा, ठीक है। तो खनिज लवण के लिए विशेष नामक एक प्रोटीन और एंजाइम रहता है, और इसको खनिज लवण लेने के लिए हमको एटीपी ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। मूल रोम से कोई भी चीज, चाहे खनिज हो या पानी हो, मूल रोम से कहां तक जाता है, पत्ती तक जाता है कि नहीं। ये पत्ती तक जाने के लिए इस प्रोसेस को कहा जाता है रसारोहण। क्या कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। रसारोहण एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। तो मूल रूम से पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, रसारोहण एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यहां तक किसी कोई प्रकार का दिक्कत, तो थोड़ा सा और देखिए। पौधे में जल एवं खनिज का परिवहन में हम सिर्फ बताए हैं कि हेयर रूट जो है विसरण माध्यम से पानी लेता है कि नहीं लेता है। जल हेयर रूट ग्रहण करता है। हेयर रूट पौधे के किस भाग में देता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के मध्य भाग में क्या है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर भाग में क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद वो जाइलम में जाता है, और जाइलम ही जल को क्या करता है, ऊपर ले जाता है। प्रेशर जो है जाइलम किस प्रेशर से ले जाता है, तो रूट प्रेशर से ले जाता है। कौन प्रेशर से ले जाता है, जाइलम में जड़ से पत्ती के द्वारा जाता है, तो जड़ में अधिक दाब और पत्ती में कम दाब होता है, और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल ऊपर चला जाता है और हमें कोई भी ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ती है। जाइलम में पूछेगा वहिकाएं और वहिनकाएं, ये 2 ऐसी चीजें हैं। जाइलम में 4 भाग होता है, ठीक है।
जाइलम में जो भाग होते हैं 4 भाग, वहिकाएं, वहिनकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु उत्तक होता है। 4 भाग होता है जिसमें जो है वहिकाएं और वहिनकाएं जो है वो आपका जल का परिवहन करता है। वृद्धि के लिए कितने प्रकार का पोषक तत्व की जरूरत है? 17 प्रकार का पोषक तत्व की जरूरत है। कितने प्रकार की जरूरत है? 17 प्रकार की जरूरत है। खनिज लवण जो है वो जाइलम के प्रभाव से होता है कि नहीं होता है? और जाइलम में वाहक क्या है? प्रोटीन है और एंजाइम है। उसके बाद बोलेंगे क्या खनिज लवण का जो है में परिवहन के लिए एटीपी ऊर्जा खर्च करनी होती है? तो बिल्कुल करनी होती है। मूल रोम से पत्तियों तक ले जाने के लिए जिस प्रोसेस का उपयोग होता है उसे ही क्या कहा जाता है? रसारोहण, जिसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वो है भोजन का परिवहन। अभी तक हम लोग परिवहन किसका पढ़े? जल और खनिज का पढ़े थे। क्या जल के परिवहन में हम लोग को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? नहीं। क्या खनिज लवण को ले जाने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? हाँ। खनिज लवण और जो है आपका जल, ये दोनों का परिवहन आपका जाइलम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन अब है भोजन। भोजन का परिवहन में याद रखिएगा, भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। पौधे के सभी भाग में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता है, लेकिन सभी भाग में भोजन जाना तो जरूरी होता है कि नहीं होता है? हर भाग तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, लेकिन हर भाग को भोजन चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता है, लेकिन स्थानांतरण जरूरी होता है। मतलब आपका जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन करता है? पत्ती करता है कि नहीं करता है? पत्ती करता है, थोड़ा मोड़ा तना करता है। ठीक है, तो पूरे पेड़ को चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन तो पूरे पेड़ को चाहिए। तो आपका फ्लोएम जो है वो स्थानांतरण करता है पूरे जगह। फ्लोएम जो है आपका अधिक सांद्र से कम सांद्र के तरफ ही जाता है। भोजन का भी परिवहन कैसे होगा? अधिक सांद्र से कम सांद्र के तरफ। जहां से भोजन का सप्लाई हो रहा है, जहां अधिक सांद्र है, मतलब पत्तियों में अधिक है कि नहीं हो रहा है भोजन, तो उसी को कहा जाता है सप्लाई इंड। उसको क्या कहा जाता है? जहां अधिक सांद्र होगा उसको सप्लाई इंड कहा जाता है, और जहां कम सांद्र के तरफ जाता है उसको क्या कहा जाता है? कंजप्शन इंड। मतलब सप्लाई हो रहा है और उधर क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, तो सप्लाई इंड से किधर जाता है? कंजप्शन इंड के तरफ जाता है। बोलेगा कि फ्लोएम में भी हम बताए थे, फ्लोएम में भी 4 तरीके के फ्लोएम होते हैं। चलनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक। ठीक है, जिसमें आपका चलनी नलिका, जिसको कहा जाता है सीव ट्यूब। क्या कहा जाता है? सीवे ट्यूब। क्या कहा जाता है? सीवे ट्यूब। और एक जो सहकोशिका होता है, तो सहकोशिका का नाम ही है कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन में होता है ना सहयोगी। ठीक है, तो कंपेनियन सेल, और एक को क्या कहा जाता है? सीवे ट्यूब। तब बोलेगा कि चलनी नलिका और सहकोशिका के माध्यम से ही फ्लोएम अपना जो है भोजन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। तो आप लोग समझ चुके हैं अभी तक कि फ्लोएम क्या करता है और जाइलम क्या करता है। ठीक है, हम कहेंगे कि यहीं पर क्या फ्लोएम भोजन ले रहा है तो ये ऊर्जा खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये भी ऊर्जा क्या कर रहा है? ऊर्जा खर्च कर रहा है। और ऊर्जा खर्च किस माध्यम से होता है? एटीपी के माध्यम से होता है कि नहीं होता है? तो फ्लोएम भी आपका जो सिर्फ और सिर्फ जल जो है वही आपका नहीं करता है, बाकी आपका सब करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है। आपने 2 तरीका का भी पढ़ा है, एक जाइलम और एक क्या पढ़े हैं? फ्लोएम। अब थोड़ा सा देखिएगा इन लोग में डिफरेंस क्या है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम जो है ना हमेशा एक देशी होगा, मतलब एक ही दिशा में चलता है। ठीक है, जैसे जड़ से पत्ती तक, जड़ से पत्ती तक एक ही दिशा में जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। तो सिर्फ जड़ से उठेगा और पत्ती में चला जाएगा। लेकिन फ्लोएम होता है द्विदिशीय, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ गई? ये एक दिशा में जाता है और ये किस दिशा में जाता है? दोनों दिशा में जाता है। क्या जाइलम में एटीपी ऊर्जा खर्च होती है? नहीं। जल और पूछेंगे फ्लोएम में एटीपी ऊर्जा खर्च होती है? बिल्कुल होती है। अगर एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही तो ऊर्जा भी खर्च नहीं हो रही है। इसमें एटीपी खर्च हो रहा है तो ऊर्जा भी खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिसमें ऊर्जा खर्च होता है उसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो हम पूछेंगे कि क्या जाइलम कैसा है ट्रांसपोर्ट है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और जाइलम मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और फ्लोएम क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। किसी प्रकार का यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो अभी तक हम बताए हैं आपका खनिज, जल खनिज का परिवहन के साथ साथ भोजन का परिवहन। आइए हम लोग चलते हैं, क्या है ट्रांसपैरेशन, मतलब क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ कैसे वाष्प में जाता है, आपका वही चीज़ है, वेपोराइज कैसे होता है। ठीक है, जस्ट लाइक ये है एरियल पार्ट से जो है, जैसे वायुवीय भाग, मतलब वह भाग जो आपका डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में है, जैसे आपका तना हो गया, पत्ता हो गया, वो डायरेक्ट क्या है, हवा के कांटेक्ट में है कि नहीं है, उसी को हम लोग एरियल पार्ट कहते हैं। तो पूछेगा ट्रांसपैरेशन जो है वो कहाँ किस भाग में होता है, तो आपका किस भाग में होता है, हवा वाले क्षेत्र में होता है। तो हम पूछेंगे कि बताइए वाष्पोत्सर्जन जो है कौन कौन करेगा, पत्ता करेगा, तना करेगा, छोटी छोटी टहनियाँ करेंगी, सब कुछ करेगा कि नहीं करेगा। 90% वाष्पोत्सर्जन जो है वो किससे होता है, पत्ता के द्वारा ही होता है, मतलब पत्ता में पानी जाता है और पानी उड़ जाता है ऊपर। ठीक है, तो पूछेगा कि 90% जो है वो ट्रांसपैरेशन कहाँ होता है, पत्ती से। पत्तियों में जो है ना छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, पत्ती में जो है छोटा छोटा जो है ना बिल्कुल छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है। इसी रंध्र मतलब छिद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र से ही जो है ना आपका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन काफ़ी तेज से होता है। द्विबीज पौधे और आता है एक बीज पौधे, मोनोकोट और डाइकोट। ठीक है, इस दोनों में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पत्ता है, ठीक है, पत्ता के ऊपरी भाग में जो है ना स्टोमेटा होता है। ठीक है, और पत्ता के कभी कभी दोनों भाग में होता है। ठीक है, कभी कभी पत्ता के दोनों भाग में होता है। तो एक बीज जो होता है ना, जो मोनोकोट होते हैं, उसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ रंध्र होता है, मतलब स्टोमेटा दोनों तरफ पाए जाते हैं। और द्विबीजपत्री में सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, ऊपर भाग में पाया जाता है। हम मोनोकोट और डाइकोट अच्छे से बताए थे कि मोनोकोट डाइकोट में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आगे देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे जिसको क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स, क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स कहा जाता है। उसमें याद है वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन होने लगे, अगर पौधा रहे तो वो तो तुरंत पानी छोड़ देगा और पौधा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, जैसे कैक्टस का पेड़। ठीक है, उसमें वाष्पोत्सर्जन क्या है, कम हो रहा। उसमें पत्तियां क्या होती है, छोटी छोटी होती है कि नहीं, और वो भी छोटी छोटी पत्तियां नहीं, कांटे के रूप में होती है, जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, तो पूछेगा कि जेरोफाइट्स में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है, पत्तियां छोटी होती हैं, इनकी रंध्र स्टोमेटल कैविटी में धसे होते हैं। यहाँ एक आया है एक पॉइंट, स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी जो है ना, ये आपका जो है कैक्टस में जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनका पाचन अंग है, उनका डाइजेस्टिव ऑर्गन है क्या, स्टोमेटल कैविटी। इसी में जो है ना आपका स्टोमेटा थोड़ा अंदर चला जाता है, इसीलिए पत्तियां छोटी होकर कांटे के समान हो जाती हैं। ठीक है, तना द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तना भी याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन तना भी करती है। ठीक है, तो आपका जो है वो किससे होता है, तो लेंटिकल्स से होता है। किससे होता है, और जो पत्तियां करती है वो किससे होता है, स्टोमेटा से। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियां कैसे करती हैं और तना कैसे करता है। ठीक है, तो तना कैसे करता है, लेंटिकल्स के माध्यम से, और पत्तियां कैसे करती हैं, स्टोमेटा के माध्यम से। ठीक है, छोटे पौधे में पूछेंगे क्या वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा या कम होगा, तो छोटे पौधे में कम होगा और बड़े पौधे में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बड़े पौधे में इतना ज़्यादा होता है कि अपने लाइफ का वो 100 गुना वाष्पोत्सर्जन पानी कर देता है। ठीक है, इतना बड़े पौधे में होता है। ट्रांसपिरेशन जो है वायवीय भाग में होता है कि नहीं होता है। 90% वाष्पोत्सर्जन कहाँ से हो जाता है, पत्तियों से हो जाता है। तना द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। और तना कैसे करता है, लेंटिकल्स के माध्यम से करता है। छोटे पौधे में वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बड़े पौधे में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। वाष्पोत्सर्जन दिन में ज़्यादा होता है। ठीक है, रात में 9 के बराबर होती है। दिन में इसलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा क्या होता है, वो खुला हुआ रहता है, उसका रंध्र क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। इसीलिए रात में रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो रात में क्या होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, और दिन में होता है। ठीक है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, रंध्र खोलने बंद होने का कार्य गार्ड सेल के द्वारा होता है। ठीक है, एक सेल होता है जिसका नाम क्या है, गार्ड सेल। तो पूछेगा कि रंध्र को कौन खोलता है और कौन बंद करता है, वो कौन है, गार्ड सेल है। कौन करता है,
गार्ड सेल करता है। 90% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में जाता है। 90% जल किसके द्वारा जाता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा किस में चला जाता है? वातावरण में। इसीलिए बताइए कोई भी धरती का 90% तो सूखा सूखा चला गया वातावरण में कि नहीं पानी, तो इसीलिए पौधे का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है, अवगुण नहीं, क्या दुर्गुण। दुर्गुण में भी लगा हुआ है आवश्यक दुर्गुण, इसलिए क्योंकि जल के वाष्पोत्सर्जन के साथ ही हमारा खनिज लवण भी जाता है ऊपर, ठीक है। तो पौधे के लिए आवश्यक है ना खनिज लवण बढ़ने के लिए, लेकिन दुर्गुण इसलिए आता है कि पानी को क्या कर देता है? बाहर कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आवश्यक दुर्गुण कहा जाता है कि आवश्यक भी है और क्या है? दुर्गुण भी है, ठीक है। तो इसीलिए पौधे का आवश्यक दुर्गुण माना गया है किसको? वाष्पोत्सर्जन को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है यह है आपका कि तो आकर्षण हेतु वाष्पाकरण का जरूरी होता है कि नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन से ताप संतुलित होता है कि नहीं होता है? अवशोषण परिवहन में सहायक है कि नहीं है? खट्टापन मीठापन किसके वजह से होता है? वाष्पीकरण से होता है। वाष्पोत्सर्जन से उत्तक और प्लांट क्या होता है? मजबूत होता है। अब देखिएगा कि वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जरूरी है, ठीक है, कि आखिर वाष्पीकरण से जो है कौन कौन कारक प्रभावित करता है। आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, मतलब ह्यूमिडिटी क्या? पानी। आपको हम पहले ही बताए हैं कि दिन में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और रात में क्या होगा? कम होगा। तो जैसे ही आर्द्रता बढ़ेगा तो मौसम ठंडापन होगा कि नहीं होगा? ठंडापन होगा तो थोड़ा अंधेरा छाएगा कि नहीं छाएगा? तो वाष्पीकरण कम होगा कि नहीं होगा? आर्द्रता कम होगा, आर्द्रता कम है तो गर्मी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? गर्मी ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा कि नहीं होगा? तो क्या आर्द्रता पे डिपेंड है वाष्पीकरण? बिल्कुल है। ताप, ताप अगर बढ़ेगा तो वाष्पीय उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा। ताप अगर बढ़ेगा तो वाष्पीय उत्सर्जन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो जरा। तो पूछेगा कि ताप बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ेगा तो आपका प्रकाश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? हवा बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और हवा घटेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा। तो आपका आर्द्रता पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करता है। तो आपका ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? घटेगा। और आपका ह्यूमिडिटी अगर क्या होगा? कम होगा तो वेपोराइजेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? बढ़ेगा। हवा बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। हवा घटेगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? घटेगा। जल घटेगा, वाष्पोत्सर्जन घटेगा। और जल बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए।